हेलो दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति स्वागत करता हूं आपका रिजल्ट निर्माण प्लेटफॉर्म पर। हमने कक्षा 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, हम कल की क्लास में कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। 9 प्रकार की होती हैं क्या रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें से हम 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन कौन सी? संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन कौन सी? संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। संयोजन में क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन में क्या होता है? एकल उत्पाद टूटता है और दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, अब हम 5वीं रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं। देखो, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। क्या होता है? एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो किसी यौगिक में से कम अभिक्रियाशील तत्व को उठाकर उसका स्थान ले लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल से देखें, परिभाषा लिखाने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा तो आपको किस में मिल जाएगी? किताब में मिल जाएगी। ठीक है, परिभाषा लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे विस्थापन अभिक्रिया, जैसे पहला एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हमारे पास है आयरन और ये कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में। ठीक है, एस का अर्थ क्या है यहाँ पर? सॉलिड। ठीक है, इसके हम अभिक्रिया किससे करवाएंगे? कॉपर सल्फेट से। इसका नाम क्या है भाई? कॉपर सल्फेट। क्या है इसका नाम? कॉपर सल्फेट। ये क्या है? क्वास स्टेट में। ठीक है, अब क्या होगा? जो ये तत्व है ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और ये कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा? इस यौगिक में से कम अभिक्रियाशील तत्व को उठाकर उसका क्या ले लेगा? स्थान ले लेगा। जैसे यहां पर क्या आ जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये क्या बन गया? आयरन सल्फेट। देखो क्या हुआ इसमें? ये जो तत्व था आयरन, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व था। क्या था? अधिक अभिक्रियाशील तत्व। और कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या था? कम अभिक्रियाशील तत्व। तो ये क्या करता है? इसको हटा देता है और इसके साथ आयरन जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट। और सीयू कम होने के कारण क्या हो जाता है? हट जाता है। तो ये तत्व इसे क्या कर देता है? अपनी जगह से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, जैसे हम ले लेते हैं क्या? जिंक। और ये कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इस एस कोष्टक में दिया है, इसका मतलब क्या है? सॉलिड। और इसके अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं? CuSO4 से। वही क्या नाम है इसका? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अब क्या करेगा? Zn जो है, जिंक जो है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से किसको अलग कर देगा? कॉपर को अलग कर देगा और सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4, यानी क्या नाम है इसका? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। और क्या बच जाएगा हमारे पास? कॉपर। ठीक है, क्या बच जाएगा? कॉपर बच जाएगा और कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया कैसी है? विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल से देखते हैं, जो मैं एग्जांपल बोर्ड पे करवा रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये किसके एग्जांपल है? एनसीईआरटी के एग्जांपल है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखें, यहां लिख देता हूं मैं तीसरा एग्जांपल। ठीक है, दो यहां पर हो गए, आयरन का, जिंक का और एक और, ये है पीबी। पीबी क्या है भाई? इसे लेड कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? लेड प्लस CuCl2। ये क्या है? कॉपर क्लोराइड। ठीक है, एक्वास। अब आप बताओ इसमें क्या होगा? इसमें से जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा और उसका स्थान ले लेगा। जैसे यहाँ क्या बन जाएगा? PbCl2 प्लस Cu। ये क्या बन गया? लेड क्लोराइड। क्या बन गया? लेड क्लोराइड। तो मेरे भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उससे कम अभिक्रियाशील तत्व को उठाकर क्या ले लेता है? उसका स्थान ले लेता है। कुछ नहीं है विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल जैसे हमने ये 3 एग्जाम्पल से समझा, बिल्कुल आसान है विस्थापन अभिक्रिया अगर आप समझने पर ध्यान देंगे तो। पहला जो एग्जाम्पल था हमारा आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बन गया? आयरन सल्फेट। और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया।
दूसरा था हमारा जिंक के साथ कॉपर सल्फेट का विलयन, तो क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया और क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तीसरा था हमारा लीड के साथ, ठीक है, जैसे मरकरी भी बोलते हैं। इसका था CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या बन गया हमारे पास, लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसे रीड कर लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। तो मेरे भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या हो गई है, हमारी समाप्त हो गई है। अब हम देखेंगे कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आप कहोगे सर विस्थापन अभिक्रिया में तो क्या हो रहा था कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व हटकर किसी यौगिक में से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता था। अब द्विस्थापन में क्या होगा सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ द्विस्थापन में क्या होता है। द्विस्थापन कुछ नहीं है भाई, नाम से पता चल रहा है द्विविस्थापन यानी अभिकारकों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। इसका एक ही एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, कितने, सिर्फ एक, जो क्या है इंपॉर्टेंट है और उसे आपको नोट करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, जैसे कौन सी अभिक्रिया थी, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या नाम है भाई इसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है हमें क्या होगा इसमें, अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच में क्या होता है भाई, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी वो आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या होता है भाई, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास जिसका नाम है Na2SO4। क्या नाम है भाई इसका, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट। ये किसके साथ जुड़ेगा भाई, BaCl2। इसका क्या नाम है भाई, बेरिलियम क्या, क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेरिलियम क्लोराइड। अब क्या होगा, अब ये दोनों क्या है, हमको पता है ये दोनों क्या है, अभिकारक है। क्या है भाई, ये दोनों अभिकारक है। और परिभाषा में हमें क्या दे रखा है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है। इन दोनों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। मतलब जो इसके पास आयन होगा वो इसके पास चला जाएगा और जो इसके पास होगा वो इसके पास आ जाएगा। दोनों मिल बांट कर आयनों का क्या कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, यही इससे हमें सीखने को मिल रहा है। और क्या बन जाएगा हमारे पास, 2NaCl प्लस BaSO4। क्या बन जाएगा, 2NaCl प्लस BaSO4। क्या बन जाएगा भाई, 2NaCl प्लस BaSO4। ये क्या हो गया भाई, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया ये, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या बन गया, बेरिलियम सल्फेट। पहले हमारे पास क्या क्या था, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, और बाद में क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट। यानी इनके बीच क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, यानी दोनों के पास होगा, अभिकारकों के बीच आयनों का, दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। इसलिए तो इसका नाम क्या है, द्विस्थापन। यानी दोनों के पास आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। इसका एक ही एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, जो कि हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और इसे हमें क्या रखना है, याद रखना है। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उसके बाद हम करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया और फिर उसके बाद हम करेंगे हमारे दैनिक जीवन में
उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए अच्छे से। तो मुझे लगता है बच्चों आपको विस्थापन और द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं अच्छे से आ गई होंगी। द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, ठीक है। जिसका हमने एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्या होता है अभिकारकों के बीच, क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, एक के बीच नहीं दोनों के बीच बीच होता है, इसलिए इसका नाम क्या क्या रखा गया है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, दोनों क्या है, अभिकारक है, और इनके बीच क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ क्या बन गया, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या बन गया, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। जो इसका था, इसका आयन था वो इसके साथ जुड़ गया, और जो इसका आयन था वो इसके साथ जुड़ गया, दोनों के बीच क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। हम इन दोनों को अलग अलग करके नहीं, एक साथ करके समझेंगे, जिससे हमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्या, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ये तो इनसे भी सिंपल अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। बस हमें समझ में आनी चाहिए, अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी, और आपका बोर्ड में अच्छा स्कोर होगा, अच्छा स्कोर होगा और अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। स्कोर तो अच्छा ही होगा जब आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ एकदम, कॉपी पेनों को साइड में रखकर, और बोर्ड पे ध्यान दो मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है। हम इन दोनों में क्या करेंगे, अंतर करेंगे, ठीक है। इन दोनों को एक साथ समझेंगे। यहाँ पर हमारी उपचयन अभिक्रिया, और यहां पर हमारी कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होता है भाई, उपचयन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है भाई, इस अभिक्रिया में जुड़ती है। ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का हास। हास का मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हट जाती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और उसमें हट जाती है, ठीक है। यानी जो उपचयन अभिक्रिया में होगा उसका विपरीत किसमें होगा, अपचयन अभिक्रिया में होगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें ऑक्सीजन का हास होता है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का तो योग हुआ था, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इसमें हास हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हट जाएगी, और इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का हास होता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हास होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है भाई, योग हो जाता है, ठीक है। अब हम इन्हें एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास है Cu, ठीक है, और O2, इनके बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, CuO। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, Cu के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, ठीक है। और अपचयन अभिक्रिया को समझते हैं हम, इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, हास, और हाइड्रोजन का योग होता है। एग्जाम्पल CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O। अब इसमें क्या जुड़ रहा है भाई, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है। देखो Cu के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें योग हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो इन दोनों का सम्मिलित रूप है, यानी मैं कह सकता हूँ उसमें उपचयन अभिक्रिया भी होगी और अपचयन अभिक्रिया भी होगी, ठीक है। दोनों एक साथ होंगी, उसे हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देंगे। जैसे
जैसे हम देखेंगे रेडॉक्स क्या देखेंगे भाई हम, सातवीं रिएक्शन जिसका नाम है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सातवीं नहीं है, कौन सी है, नौवीं है, क्योंकि दो अभिक्रिया हमने एक साथ पढ़ ली है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया मैं इसे कह सकता हूं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं का योग, यानी इसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं। देखो मैं इसे कह सकता हूं उपचयन प्लस अपचयन, यानी इसमें हाइड्रोजन का योग भी होगा, ह्रास भी होगा, इसमें हाइड्रोजन का योग भी होगा और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास भी होगा। देखो ह्रास मानी हाइड्रोजन का हटना, योग मानी जुड़ना। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से देखें तो हमारे पास पहले एग्जांपल है क्या, CuO प्लस H2, फिर का निशान Cu प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, Cu के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या हट जाएगी, यहाँ पर क्या हो गया, Cu अकेला बच गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। और हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, और जहाँ ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी और यहाँ पर अभिक्रिया होने के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं था और यहाँ पर क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का योग कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये था हमारे पास पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है जिंक ऑक्साइड प्लस C कार्बन। अब क्या होगा, जिंक के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, जिंक बच जाएगा, और यहाँ पर कार्बन के साथ कुछ नहीं है तो कार्बन के साथ क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यह जिंक है और ये जिंक के साथ ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड में इसे बोलते हैं, ये क्या है, कार्बन है। अब देखो यह जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, अब क्या हो गया, जिंक के साथ ऑक्सीजन हट गई, और हमने क्या पढ़ रहा है, ऑक्सीजन हटती है यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ कार्बन के साथ कुछ नहीं है और अभिक्रिया होने के बाद क्या, कार्बन के साथ क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन का योग कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का योग कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन होगा, ऑक्सीजन हटेगी तो अपचयन होगा, हाइड्रोजन हटेगा तो उपचयन होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा। ठीक है, जैसे हमने दो एग्जाम्पल से समझा, एक बार आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को पढ़ेंगे, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ काम आती हैं। ठीक है, तो बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार थे रासायनिक अभिक्रियाओं के, 9 प्रकार थे, और हम 9 के 9 प्रकार क्या कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम सीखेंगे क्या, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे दैनिक जीवन में, यानी हमारे जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ काम आती हैं। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्या दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। आपकी एनसीईआरटी में कितने प्रभाव दे रखे हैं, 2, संचारण और विकृत गंधिता। कौन कौन से, पहला है क्या, संचारण, दूसरा है विकृत गंधिता। आपके एनसीईआरटी में कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, संचारण और विकृत
गंधिता। अब संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। उस पर क्या चढ़ जाती है? एक भूरे रंग की लालिमा युक्त परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो वो धातु क्या हो जाती है? संक्षारित। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं संक्षारण, ठीक है। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या है? एक संक्षारण अभिक्रिया है। अब आप पूछोगे सर कैसे है? तो आपने एक लोहा देखा होगा, जब वो नया नया होता है ना तो चमकदार होता है, चमकीला होता है, ठीक है। और कुछ समय बाद क्या होता है? उसकी चमक खो जाती है, उस पर क्या चढ़ जाती है? एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब वो अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है? वो संक्षारित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे आप नए नए पढ़ने शुरू में आप स्टडी स्टार्ट करते हो तो आप में जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो जोश खत्म हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार क्या है? संक्षारण है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पहले तो धातु क्या होती है? चमकदार होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है? वो उसकी चमक चली जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल में आपको लिख दूं। पहला एग्जाम्पल है क्या? लोहे पर जंग लगना। क्या है भाई? लोहे पर जंग लगना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने अपने जीवन में चांदी तो देखी होगी, देखी नहीं होगी तो किसी के पास देखी होगी, अपने पास नहीं होगी, पहनी होगी, घर वालों के पास देखी होगी। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब चांदी नई नहीं होती है वो तो चमकदार होती है, उसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस पर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग काली हुई चांदी को लेकर जाते हैं सुनार के पास और क्या करवा के लाते हैं? उसे साफ करवा के लाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? जो वो काले रंग का पदार्थ चढ़ता है, ठीक है, पदार्थ चढ़ता है, उससे हम क्या क्या उससे क्या हो जाती है? वस्तु संचारित हो जाती है, ठीक है। इस घटना को हम संचारण कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। तीसरा एग्जाम्पल, आपने तांबा तो देखा होगा और मुझे लगता है आपने तांबा जरूर देखा होगा, क्योंकि तांबा तो हर घर में मिलता है और पाया भी जाता है, ठीक है। अब तांबे में क्या होता है कि तांबा लंबे समय तक रह जाता है, ठीक है। जब वो लंबे समय तक रह जाता है तो उस पर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? वस्तु क्या हो गई? संचारित हो गई, ठीक है। ये घटना क्या होती है? संचारण होती है। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकता हूं क्या? तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। कौन सा रंग भाई? हरा रंग, यानी हरे रंग की परत चढ़ना। आपकी एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए गए थे मैंने आपको वो लिखवा दिए। 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला लोहे पर जंग लगना, तीसरा चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, तीसरा तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। संक्षारण मैंने आपको परिभाषा बता दी। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या? विकृत गंधिता। हमें नाम से पता चल रहा है विकृत गंधिता, यानी गंध क्या हो जाएगी? विकृत हो जाएगी, ठीक है। गंध क्या हो जाएगी? विकृत। गंध क्या हो जाएगी भाई इसमें? विकृत। गंध क्या हो जाएगी? विकृत हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी। गंध जो पहले थी वो नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको इसकी परिभाषा समझाता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक परिभाषा है, ठीक है। आपको वही लिख के आना है। क्या है? जब कोई वसायुक्त तथा तेलीय पदार्थ लंबे समय तक रखा रहता है तो क्या हो जाता है? उसकी गंध बदल जाती है, ठीक है। या उसके गंध या स्वाद उसकी बदल जाती है, ठीक है। गंध या स्वाद विकृत हो जाती है, बदल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। जैसे आपने अपने जीवन में या अपनी लाइफ में कभी चिप्स तो खाई होगी, या खाते हुए किसी को देखा तो होगा, नहीं खाई होगी तो उसमें क्या होता है कि उस चिप्स को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन गैस निकालकर। ऐसा क्यों किया जाता है? जो नाइट्रोजन गैस होती है ना वो कम सक्रिय गैस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या? कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम इसका, विकृत गंधिता का? चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस, या मैं इसे बोल सकता हूं क्या? कम सक्रिय गैस
कम सक्रिय गैस क्या की जाती है, भरी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, अधिक सक्रिय होती है, तो हमारी चिप्स क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसलिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उनमें क्या भरा जाता है, क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन गैस को निकाल कर। तो हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के आपके एनसीईआरटी में दो प्रभाव दे रखे हैं, कौन कौन सा, संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना या काले रंग की परत चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। ठीक है, तो ये लंबे समय तक रखे रहते हैं तो तब इनके साथ ये होता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। विकृत गंधिता, हमें नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, गंध विकृत या स्वाद विकृत हो जाएगी, यानी पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो जाएगा, बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार शुरू से बताता हूँ। ठीक है, मेन टॉपिक बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, हमने चैप्टर की शुरुआत की किससे, अब रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक समीकरण से। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टोटल 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, कितने प्रकार की, 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया, विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हमने पढ़ा उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को एक साथ, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर हमने लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का कंप्लीट किया, जिसका नाम है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में एनसीईआरटी में हमें दो प्रभाव दे रखे हैं, एक का नाम है संचारण और दूसरे का नाम है विकृत गंधिता। ठीक है, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा वन शॉट चैनल पर आएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ रिजल्ट निर्माण के साथ, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।